जो पे है, जो हमारी फील्ड की पे चलती है, इट इंक्रीजेज विद एक्सपीरियंस एंड स्पेशली विद योर लाइसेंस। ओके। सो अगर जब मैंने स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज वर्किंग इन स्टेपल्स ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर, आई हैड एन एनुअल पैकेज, और मेरा बंदा 2,500 3,000 महीने का कमा रहा है। अगर वो 2 हजार से $2,200 अपने सिर्फ रेंट पे भेजेगा, तो और क्या करेगा वो, और बचाएगा क्या, खाएगा क्या, या राइट? तो इफ यू वांट टू लिव हियर, यू नीड टू मेक बिग बक्स। वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप इट रियल। थैंक्स, आपने पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं अर्जुन। इनको मैं 2016 से जानता हूँ। हम वेलकम अर्जुन, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए थैंक्स अ लॉट। थोड़ी अपनी इंट्रो दे सकते हो? अर्जुन कश्यप मेरा नाम है, एंड मुझे यहाँ कनाडा में आए हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं। मैंने शेल्डन कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है, एंड आफ्टर दैट मैंने मेंटेनेंस की फील्ड में काम करना शुरू किया, एंड आई बीन वर्किंग इन मेंटेनेंस फील्ड तब से। ओके ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अब्रॉड जाने का क्यों सोचा? अब्रॉड जाने का फैसला वाज कलेक्टिव डिसीजन, मेरा, मेरे फादर का और मेरे कज़न्स का। सो हुआ ये कि एक दिन मेरे पापा मुझे लेके बैठ गए कि आफ्टर ट्वेल्थ, कि बेटा देख लो क्या करना है। एंड ही वाज लाइक के अगर तुझे बाहर भी कहीं जाना है तो चूज़ कर ले, जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, कि अगर तुम बाहर जाओगे तो ये अच्छा होगा, अगर यहाँ रहोगे तो ये अच्छा होगा। मैं बैठा, मैंने एक लिस्ट बनाई, आई रोट डाउन जो मुझे लगा कि बाहर जाने का ये फ़ायदा है या हम्म यहाँ रहने का ये फ़ायदा है, हम्म या दोनों के नुकसान। तो हम्म एट द एंड उस वक्त मेरी समझ में जो आया, आई थॉट कि बाहर आना वुड बी बेटर ठीक है फॉर माई फ्यूचर, ठीक है। एंड आई बिलीव आई वॉज इट वॉज द राइट चॉइस। तो आपने यही क्यों चूज किया, कनाडा? बाकी और कोई कंट्री एक्सप्लोर की थी आपने? ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा कंट्रीज़ एक्सप्लोर नहीं करी उस वक्त, अपार्ट फ्रॉम कनाडा। बट येस, फॉर करंट एंड फ्यूचर स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स देर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़। आप यूएस जा सकते हो, आप यूके जा सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। बट फॉर मी कनाडा आने का एक रीज़न ये भी था कि कनाडा वाज टेक्निकली माय फर्स्ट चॉइस, कि अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं कनाडा जाऊंगा। उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न एज सच नहीं था, लेकिन क्योंकि दैट समहाउ वाज माय फर्स्ट चॉइस, इसलिए मैंने कनाडा आना चूज़ किया। ओके। बट जैसे कि आप मैकेनिकल ही चूज सोची थी आपने आने के लिए, क्या कुछ और भी ऑप्शन थी एज अ स्टडी इंटरनेशनल? एज अ स्टडी पर्पस मुझे शुरू से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी थी। ओके। जब मैं इंडिया में भी था आफ्टर ट्वेल्थ, जो मेरा कुछ समय था बिफोर कमिंग टू कनाडा, मैंने इंडिया में भी एक जगह एडमिशन ली थी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली। मैंने वहाँ जीएनए यूनिवर्सिटी में बीटेक के कोर्स में एडमिशन ली थी, एंड इवन दैट वाज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला वाज प्रेटी मच क्लियर इन माई माइंड आफ्टर टेंथ। ओके। टेंथ के बाद मुझे क्लियर था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही जाना है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मुझे मशीनरी पे काम करना पसंद है। आई वॉन्टेड टू लर्न मोर, इसलिए आई चोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बट मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई जर्मनी लाइक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है मशीनरी में। सारी रिसर्च बिगिनिंग में भी उधर ही हुई है, तो जर्मनी क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि मेन इंडस्ट्री उधर है मशीनरी की। जर्मनी इन मैकेनिकल फील्ड, सबको पता है कि जर्मनी इज टॉप नॉच इन मैकेनिकल फील्ड। बट वन ऑफ द बिगेस्ट शॉर्टकमिंग्स जो है, जो बच्चे जर्मनी जाने से डरते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे जाने के लिए या वहाँ पे रहने के लिए बेसिकली आप लोगों को जर्मन सीखनी पड़ेगी ही। उसका कोई अल्टरनेट वे नहीं है। अगर आप कनाडा में आ रहे हो, मोस्टली बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है स्कूल्स में, और आप यहाँ पे कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी चले जाओ अपार्ट फ्रॉम जर्मनी, आपको इंग्लिश आती है, आपकी लाइफ वुड बी वेरी इजी। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे आपको अगर कनाडा में आना है और कनाडा में आप चूज़ करते हो कि मुझे क्यूबेक में जाना है, तो क्यूबेक सिटी इज़ बेसिकली अ फ्रेंच डोमिनेटेड टेरिटरी, राइट? या तो अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव देयर। वही सेम सिनेरियो है जर्मनी में। अगर आप जर्मनी चले जाओ,
और आपको जर्मन नहीं आती है, आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। या एक तो इंग्लिश भी एग्जाम करना पड़ेगा और पहले फिर जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और आप कुछ ये सजेशन देना चाहते हो कि भाई कौन सा कोर्स बंदे को चूज करना चाहिए, कि कुछ एनी टिप्स की यार मैकेनिकली चूज करना चाहिए, या कौन सा बूम है जॉब के लिए, कि कोर्स करने के बाद जॉब भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ओके, जॉब का बेसिकली ऐसा सिनेरियो है, अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया या मतलब अपने पंजाब की बात करूं, तो बच्चों में ना अभी अगर बच्चे बाहर आना चाहते भी हैं, तो बच्चों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बच्चे जान सकें कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, उनके पास क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो एजेंट्स हैं बेसिकली, वो बच्चों को वही जो कोर्सेज चले आ रहे हैं शुरू से, आपको मैकेनिकल कर लो, आप इलेक्ट्रो मैकेनिकल कर लो, या बिजनेस मैनेजमेंट कर लो, बच्चों को एक वाइडर स्कोप नहीं दे पा रहे हम्म। एजेंट्स। और उन एजेंट्स की शॉर्टकमिंग्स की वजह से बच्चों पे ये इफेक्ट आता है कि बच्चे, बहुत से बच्चे सेम कोर्स लेके यहाँ आ जाते हैं, एंड जिस चीज़ को आप इंडिया छोड़ के आ रहे हो, जो कंपटीशन आप इंडिया छोड़ के आना चाहते हो, हम्म। कि हम इंडिया में कहते हैं कि बहुत इंजीनियर ही बहुत सारे हो गए हैं, हम्म। बीटेक वाले तो चलते फिरते आपको कहीं भी मिल जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। आप अगर यहाँ पे देख लो, मैकेनिकल में जब मैंने अपनी एडमिशन ली थी, राइट, तो हमने देखा था हमारा हम्म। कोर्स जो था, अब तकरीबन 200-250 बच्चों का था। हम्म। 200-250 बच्चे एक कॉलेज में मैकेनिकल पढ़ रहे हैं, या डिप्लोमा। या आपके लिए उस फील्ड में फिर आगे काम करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप 2016 में आए हो, तो आप आए किसके पास थे? मैं अपने कज़न के पास आया था। मेरा कज़न मेरे से सेम कोर्स में उसने एडमिशन ली थी, एंड मेरे आने से तकरीबन 2 महीने पहले ही वो यहाँ आया था कनाडा में। ओके एंड सिंस दिसंबर में मेरा बर्थडे होता है, तो मैं अपना बर्थडे मनाने के बाद आया था। ओके ओके ओके। तो ठीक है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि भाई क्या डिफरेंस आपने देखे कनाडा और इंडिया में? और कनाडा और इंडिया का कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ा है। आपका जो इंडियन कल्चर जिसमें हम पले बड़े हैं बेसिकली, वो और यहाँ का जो कैनेडियन बेसिक कल्चर है, वो बहुत डिफरेंट है। अ सिंपल एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूँगा वुड बी, आप जब किसी को एड्रेस करते हो, अगर इंडिया में हमसे कोई बड़ा है, लेट्स से हमारे प्रोफेसर ही हैं, जब हम वहाँ स्कूलिंग करते हैं, हम पढ़ते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम किसी भी टीचर को बाय नेम नहीं बुलाते। वी ऑलवेज यूज मैडम, मैम, सर, प्रोफेसर। लेकिन यहाँ पे कल्चर ऐसा है, नॉर्थ अमेरिकन कल्चर ही ऐसा है कि आप किसी भी इंसान को बाय देयर फर्स्ट नेम बुला सकते हो, एंड वो बुरा नहीं माना जाता। ओके। दैट्स अ वेरी बिग कल्चरल शॉक दैट आई ऑब्जर्व्ड हियर, कि आप, इट इट डज नॉट मैटर आपसे कोई बड़ा है कोई छोटा है, आप उनको बाय देयर फर्स्ट नेम बुला सकते हो। ओके। कोई कभी ऐसा मोमेंट आया कि जब ब्रेक डाउन हो गया, यार नहीं मैंने कनाडा रहना नहीं है, मैंने वापस चले जाना? थैंकफुली अभी तक ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया है। आई हैव बीन इन कनाडा तकरीबन फॉर 7 years नाउ, एंड आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं, अभी बस हो गई, कि मुझे वापस घर जाना है। ओके। ऐसा नहीं हुआ है। एंड उसका आई वुड से कि बहुत सारा श्रेय मेरी ग्रोथ को ही है। मुझे जैसे मेरे पेरेंट्स ने बड़ा किया है, कि उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे इंडिपेंडेंट रखा है बैक होम भी। ओके। इसलिए मुझे यहाँ आने के बाद भी अगर मैं इंडिपेंडेंट रहा हूँ, अगर मैं खुद से भी रहा हूँ, खुद से कमा रहा हूँ, खुद से हर चीज़ कर रहा हूँ, तो उसका बहुत ज़्यादा श्रेय मेरे पेरेंट्स को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा ही ऐसे किया है कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली रह रहा हूँ तो इट्स ओके विद मी। या मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि भाई अगर पेरेंट्स शुरू से हमें थोड़ा आउटगोइंग रखें और हम सोशल इंडिया में भी होते रहें, फुली हम डिपेंड ना रहे अपने पेरेंट्स पे हर चीज़ के लिए, जैसे कि हमारे पेरेंट्स थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहे, तो बेनिफिट होते ही हमें कनाडा आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप बैंकिंग का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया में बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को घर के खर्चे कैसे चलते हैं वो चीज़ समझाएंगे। या घर के जो खर्चे चल रहे हैं, बैंक्स के काम कैसे होते हैं, वो चीज़ बहुत कम पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बचपन में ही बच्चों को समझानी। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती कि बैंकिंग कैसे काम करती है, बेसिक बैंकिंग।
वो अगर आप घर से सीख रहे हो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। इन फ्यूचर जब आप खुद एक जॉब करते हो, आपका खुद एक बैंकिंग अकाउंट है, आपको वो बैंक अकाउंट कैसे हैंडल करना है, आपको खर्चे कैसे चलाने हैं, आपको पहले से इस चीज बात की समझ होगी। हाँ, बंदा एक्सपेंस अपने मैनेज कर सकता है, क्योंकि शुरू में कई लोग आते हैं इधर क्रेडिट कार्ड भी मिल जाते हैं तो लोग, उनको क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो हम अपने गेस्ट को बताने कि भी क्रेडिट स्कोर वही होता है कि अगर हम कैसे अपनी मनी को स्पेंड कर रहे हैं कनाडा में, तो उसके बेस पे आपकी एक रिपोर्ट बनती है, तो आपको आगे कोई घर लेना है या कोई कार लेनी है तो वो उसमें आपको हेल्प करती है। बेसिकली फॉर द इंडियन ऑडियंस स्पेसिफिकली, इंडिया में हमारा एक सिबिल स्कोर होता है। Yeah. ठीक है। इट्स सेम एज क्रेडिट स्कोर जो यहाँ पे हमें मिलता है। क्रेडिट स्कोर आपको जब मिलेगा तो आपकी जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है उस पर डिपेंडेंट रहेगा। आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन जितनी स्ट्रांग होगी आपका क्रेडिट स्कोर उतना ही बढ़ेगा। या वही चीज़ है। और कोई आप ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहते हो जो कनाडा में आपकी कोई फनी सी मेमोरी? फ़नी मेमोरीज तो बहुत रही हैं। पहले तकरीबन 2 साल जब मैं कनाडा में, ड्यूरिंग माई स्टडी टाइम बेसिकली, जब मैं कनाडा में रहा हूँ तो हम जिस घर में रह रहे थे इट वाज बेसिकली अ पीजी फॉर बॉयज़, राइट। तो हम तकरीबन 16 से 18 जाने रह रहे थे एक टाइम पे एक घर में। तो उस घर में हमारी कभी किसी रूम में, हम कभी किसी रूम में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। और हमारा जो लैंडलॉर्ड था, हु वाज अ डॉक्टर बैक होम इन इंडिया, तो ही वॉज अ वेरी चिल गाय, राइट। तो हमारा उनके साथ उठना बैठना ऑलमोस्ट डेली लगा रहता था। वन ऑफ द गुड मेमोरीज दैट आई हैव फ्रॉम दैट टाइम इज कि हमारा ऑलमोस्ट रोज़ का शेड्यूल होता था ये कि आफ्टर डिनर हमने रोज़ वॉक पे जाना है सबने। या हमारा एक छोटा सा ग्रुप था उस घर में, तो हम रोज़ डिनर करके हम सब ने वॉक पे निकल जाना, हमने कॉलेज तक का चक्कर लगा के आना। एंड दो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी फॉन्ड मेमोरीज दैट आई हैव ऑफ दैट टाइम। ओके। वैसे एक हम भी, मैं बताना चाहता हूँ कि हम भी इकट्ठे ही रहते थे जैसे हमने पहले जी बताया। बिल्कुल। ठीक है। कि तब एक मेमोरी ये है कि हम एक बार कढ़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। और ठीक है हमने बेसन की जगह मैदा डाल दिया और उसको डंप करने के लिए हमने बैकयार्ड में डंप किया। हाँ। तो हमारा जो लैंडलॉर्ड थे वो इंडिया थे, और क्या कहते हैं, एक साथ वाला हमारा नेबर था गोरा, इटालियन। वो इटालियन, इटालियन। या वो कहता मैं आपकी कहते ग्रास कर दूं। तो वो आया, जब उसने ग्रास उस एरिया में चलाई तो वो सारी कड़ी फैल सारी गई, कड़ी इधर उधर फैल गई। फैल गई। तो अर्ली डेज आपके प्रोफेशन में कैसे आपने मैकेनिकल में फिर आफ्टर स्टडी जॉब ढूंढी, और कैसे प्रोग्रेस कैसे हुई ओवर द इयर्स? ओके, सो ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम मैं स्टेपल्स कंपनी में जॉब कर रहा था। स्टेपल्स के एक वेयर हाउस में एज अ लोडर एंड अनलोडर जॉब कर रहा था। ओके। एंड आफ्टर आई हैड ग्रेजुएटेड, आई थिंक दिसंबर का टाइम है, दिसंबर में हम ग्रेजुएट हुए थे। ड्यूरिंग आर एग्जाम्स तो हमारा ना स्टेपल्स में ही एक पोजीशन ओपन हुई थी। दे क्रिएटेड अ न्यू पोजीशन फॉर अ मेंटेनेंस टेक्नीशियन पर्सन। ओके। एंड आफ्टर दे क्रिएटेड दैट, मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने, हम दोनों ने अप्लाई की उस पोजीशन के लिए कि वी वांट दैट जॉब, राइट। क्योंकि हम दोनों ग्रेजुएट हो रहे थे। तो आफ्टर इंटरव्यू हैपेंड एंड एवरीथिंग वेंट वेल, आई गॉट द जॉब एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू मेंटेनेंस फील्ड। ओके। मैंने उस कंपनी में तकरीबन 2.25 साल काम किया है। इट वॉज ग्रेट वर्किंग देयर। वहाँ का जो मेरा इन्वायरमेंट था, बेसिकली वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। ऐसे प्रोग्रेस जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे हमारी इस शुरू करने से पहले कि भाई आप कोई रेड सी लाइसेंस लेने वाले हो, तो थोड़ा उसके बारे में हमारे गेस्ट को। ओके, सो कनाडा में बेसिकली आप कोई भी स्किल्ड जॉब कर रहे हो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन एक नेसेसरी पार्ट है आपकी जॉब का, आपके करियर का एक नेसेसरी पार्ट है सर्टिफिकेशन होना। हमारी फील्ड में मेंटेनेंस में हमारे लिए होता है एक इंडस्ट्रियल मिलराइट, उसका कोड है 433A। ओके। राइट। और उसके लिए दो दो तीन ऑप्शंस होती हैं, ओके। जिसमें से सबसे पहली ऑप्शन बच्चों के लिए होती है, जो स्टूडेंट्स इंडिया हैं अगर उनके पास ऑप्शन है ये चूज़ करने के लिए, इफ़ दे वांट टू गो फॉर मैकेनिकल फील्ड, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ट्राई टू गेट इनटू अ मिलराइट कोर्स इटसेल्फ। ओके। कॉलेजेस में ये एज अ कोर्स अवेलेबल होता है। जैसे हम 2 साल का मैकेनिकल टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, वैसे ही एक मैकेनिकल टेक्निक्स का डिप्लोमा होता है ओके। जो स्पेसिफिकली मिलराइट्स के लिए डिजाइंड है। ओके। सो इफ़ यू वांट टू बी इन द मेंटेनेंस फील्ड, आप वो डिप्लोमा करो, ओके। उसके बाद अपना अप्रेंटिसशिप करो। अप्रेंटिसशिप इज द सेकंड स्टेप।
ओके। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि आप अपनी स्किल ट्रेड ओंटारियो के साथ, अगर हम ओंटारियो में मैं रह रहा हूँ, राइट, ओंटारियो प्रोविंस में हम रहते हैं, तो स्किल ट्रेड ओंटारियो ये एक वेबसाइट है हमारी, ओके। या ये एक इंस्टीट्यूट कह लीजिए आप। तो आप उनके साथ रजिस्टर करेंगे एज एन अप्रेंटिस, ओके। एंड देन यू विल लुक फॉर कंपनीज जो अप्रेंटिस हायर कर रही हैं। ओके। ठीक है, तो आप उनके साथ टाइप करके आप एज एन अप्रेंटिस अपना काम स्टार्ट करेंगे। यू विल ज्वाइन एज एन अप्रेंटिस सो दैट यू कैन गेन एक्सपीरियंस इन द फील्ड, एंड आफ्टर यू कंप्लीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो कि मेंटेनेंस फील्ड में मिलराइट के लिए 8,000 घंटे की रिक्वायरमेंट है। सो यू नीड टू हैव 8,000 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ये 1 साल में करने हैं या नहीं, ओवर? ओके। ये आपको ओवर टाइम, मोस्टली जो बच्चे कर रहे हैं दे टेक अराउंड 4 to 5 years। ओके। 4 से 5 साल में आपके ये 8,000 घंटे पूरे हो जाएंगे। ओके। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गिव द एग्जाम। ओके। अगर आप अप्रेंटिसशिप की तरफ से चल रहे हो तो इट कैन ईदर बी यू पुटिंग फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन, और योर एम्प्लॉयर कैन डू इट ऑन ऑन योर बिहाफ। ओके। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपको अप्रेंटिसशिप नहीं भी करनी है, आप नॉर्मल एज अ मेंटेनेंस पर्सन कहीं काम कर सकते हैं, एंड आफ्टर यू यू आर डन विद द मिनिमम आवर्स, आप एक ट्रेड इक्वलेंसी एग्जाम असेसमेंट कर सकते हो। ओके। सो व्हाट यू डू इज बेसिकली, आप अपने किसी भी सुपरवाइजर से जो एक मिलरेट लाइसेंस होल्डर है, राइट, उनसे आपने अपनी ड्यूटीज चेकआउट करवानी है। सो देयर इज दिस लिस्ट, आपको वो लिस्ट वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो उस लिस्ट में ड्यूटीज मेंशन्ड होती हैं कि एक मिलरेट की क्या क्या ड्यूटीज हैं। सो आप उस लिस्ट को लेके जाओगे अपने बॉस के और सुपरवाइजर के पास। अब उनको बोलोगे कि दिस इज माई दीज आर द ड्यूटीज दैट आई नो हाउ टू कंप्लीट, राइट, आई नो हाउ टू कंप्लीट दीज टास्क। तो आप उनसे टिक मार्क करवाओगे, ही विल साइन इट ऑफ, एंड देन आप उस ड्यूटीज के चेकबॉक्स को एंड योर ओन जॉब लेटर एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो आपकी आईडीज जाएंगी, एड्रेस प्रूफ जाएगा, एंड देन योर एजुकेशन एज वेल। सो ओके। ऑल दैट आप एक सिंगल बंडल बना के आप स्किल ट्रेड्स ओंटारियो को सबमिट करोगे, ओके। टू लेट देम नो दैट दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड आई वांट टू चैलेंज द एग्जाम। ओके। इफ दे एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, वो उस सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। इफ दे आर गुड टू गो, आपके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एग्जाम बुक करना। ओके। आप ट्रेड इक्वलेंसी के लिए एग्जाम बुक करोगे, एग्जाम देने के बाद यू कैन हैव योर लाइसेंस इफ यू पास इट। ओके। तो ये लाइसेंस सिर्फ ओंटारियो में वैलिड है या हर प्रोविंस में? ओके, सो मिल राइट्स आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली। एक होता है रेड सील मिल राइट लाइसेंस, एक होता है जर्नीमैन मिल राइट लाइसेंस। अगर आप जर्नीमैन मिल राइट लाइसेंस लेते हो तो आप जिस प्रोविंस में वो लाइसेंस ले रहे हो, आप सिर्फ उसी प्रोविंस में एज ए मिल राइट काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप रेड सील लाइसेंस ले रहे हो तो यू कैन वर्क इन एनी प्रोविंस, रिगार्डलेस आप कहीं भी जा रहे हो। सेकंड थिंग, अगर आप पहले जर्नीमैन लाइसेंस भी लेते हो, यू कैन स्टिल गो फॉर अ रेड सील लाइसेंस। देर इज एन एग्जाम फॉर इट, आप वो एग्जाम क्रैक करो एंड यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ टू अ रेड सील लाइसेंस। ओके। सो एक क्वेश्चन ये था कि आप थोड़ा आइडिया दे सकते हो हमारे व्यूअर्स को कि भाई अर्ली डेज से और यहाँ तक कि कितनी आपका पे पैकेज की प्रोग्रेस ऑन एन एवरेज? ओके, सो मेंटेनेंस में लाइक राइट नाउ 1 अक्टूबर से ही हमारी जो बेसिक पे है, बेसिकली मिनिमम पे ऑफ ओंटारियो इटसेल्फ, वो हो गई है $16.55 ओके। पर आवर। ऑलराइट, एंड हमारी जो पे है, जो हमारी फील्ड की पे चलती है, इट इंक्रीजेज विद एक्सपीरियंस एंड स्पेशली विद योर लाइसेंस। ओके। सो अगर जब मैंने स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज वर्किंग इन स्टेपल्स ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर, आई हैड एन एनुअल पैकेज, और मेरा एनुअल पैकेज था 49,000 का एनुअल पैकेज था, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, एंड उस पैकेज से लेके अभी तक आई हैव ग्रोन, एंड दैट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू नो, हाउ मच ट्रबल शूटिंग कैन यू डू। अगर मैं सिर्फ अपनी फील्ड की बात करूँ, हाउ मच ट्रबल शूटिंग कैन यू डू, एंड हाउ मच हैंड्स ऑन वर्क आर यू एबल टू डू ऑन योर ओन। अगर आप अपने आप बिना किसी सुपरविजन के मैक्सिमम काम कर सकते हो, द कंपनी विल पे यू अकॉर्डिंगली। One more thing that I would like to advise everybody who is working in the field, and especially youngsters, would be to give out interviews every 6 to 8 months. Try and give interviews for different or new jobs. आप ओके। अप्रोच करो। उसका रीज़न ये है कि आप अर्ली करियर में अगर आप स्विच भी कर रहे हो जॉब्स, देन इट्स ओके, यू कैन। ओके।
इफ़ यू आर उसका रीज़न ये है, अनदर रीज़न इज़ दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्विच द जॉब, यू अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज़ व्हाट द एम्प्लॉयर्स वांट। जब आप इंटरव्यू देते हो आपको पता चलता है कि आपके एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए, एंड देन यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट अकॉर्डिंगली। सो एक क्वेश्चन मेरा और था कि भाई हम इधर आए तो बेटर फ्यूचर के लिए थे, है ना, कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एटलीस्ट हमारी नेक्स्ट जनरेशन इंजॉय करेगी और उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बट जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि भी काफ़ी ड्रग्स की न्यूज़ आ रही है, स्पेशली फ्रॉम द सरी वैंकूवर साइड। और आजकल एलजीबीटी का भी काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफ़ी कम्युनिटीज प्रोटेस्ट कर रही हैं अगेंस्ट दैट, कि हम अपने बच्चों को उसकी एजुकेशन नहीं देना चाहते। सिमिलरली आवर कल्चर डू नॉट सपोर्ट दैट स्टफ। तो उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? ओके, पहले ड्रग्स पे अगर बात करें तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी इन चीज़ों को लेके। ड्रग्स बेसिकली आर अ न्यूसेंस फॉर द कम्युनिटी, एंड जब से ट्रूडो गवर्नमेंट ने बेसिकली, या गवर्नमेंट ने लेट्स से ये लीगलाइज कर दिए हैं, द कैनबिस को लीगलाइज कर दिया है, तब से द प्रॉब्लम हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम जस्ट बीइंग आउटसाइड द स्कूल टू इनसाइड द स्कूल एज वेल। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, क्यों? क्योंकि लीगल, किसी चीज़ को लीगल कर देना, आप अपने कस्टमर्स को ये राइट प्रोवाइड कर रहे हो कि इवन इफ दे आर बाइंग इट, इवन इफ दे आर यूजिंग इट, इट्स लीगल। Yeah. nobody can stop them from doing something that's legal, all right? आप एंड कंसिडरिंग यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का जो एक इंडिपेंडेंट सिनेरियो आप जनरेट करते हो बच्चों के लिए, राइट? तो बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट? इस चीज़ का सबसे बुरा इफेक्ट पड़ा है चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन हाई स्कूल्स। हाई स्कूल के बच्चों में प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि दैट्स देयर ग्रोइंग एज, दैट्स देयर अडोलसेंट एज, राइट? तो उनके लिए ट्राइंग समथिंग न्यू इज ऑलवेज फन। तो वो ट्राई कर रहे हैं, एंड चाहते ना चाहते बहुत से बच्चे इस चीज़ की लत में लग रहे हैं। तो Yeah. उनको एक लत लग जाती है कि बेसिकली ड्रग्स काम ही ऐसे करती हैं, Yeah. आपको एक लत लग जाती है, एंड Yeah, देन addiction. देयर इज नो कमिंग बैक, राइट? Yeah. तो अगर ये लत छोटे बच्चों को लग रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट दैट इट्स हैविंग। आई वुड सजेस्ट टू मेक सम स्ट्रिंजेंट स्टेप्स, कोई कोई स्ट्रिक्ट स्टेप्स लें गवर्नमेंट्स, ताकि जो स्कूल्स में कैनबिस या कोई और ड्रग पहुंच रही है, उसका पहुंचना या उसकी अवेलेबिलिटी बच्चों के लिए कम हो। Yeah. दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। और जो आपने दूसरा मुद्दा उठाया, दिस बेसिकली द प्राइड Yeah. प्राइड थिंग, राइट? तो आई एम ओके विद द फैक्ट दैट हाँ, these people exist. I'm Okay. okay with it. I'm happy for them if they're living in their own space. But the fact that you want to teach young children that okay, there is this option for you in a gender. You are not just male or female, there is another option for you. आप अगर बच्चों को ये चीज़ पढ़ा रहे हो तो आई एम अगेंस्ट दैट पर्सनली। उसका प्लेन एंड सिंपल रीज़न ये है कि when you teach a child something, बच्चों को ये हमेशा चीज़ याद रहती है, एंड यू आर जस्ट कन्फ्यूजिंग द चाइल्ड। वो उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो इस चीज़ का डिफरेंस समझ सकें। Yeah. दे विल जस्ट रिमेंबर कि हाँ, एक मेल है, एक फीमेल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। दे वोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। Yeah. हेक, चिल्ड्रन डोंट इवन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल वेरी अर्ली ऑन, Yeah. और आप उनको ये सब पढ़ा रहे हो। इट्स जस्ट, इट विल जस्ट बी इन देयर माइंड्स। उनको इस चीज़ की समझ नहीं होगी। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों को अवेयर करना है इस चीज़ को लेके, ट्राई टू डू दैट व्हेन दे आर अ लिटिल बिट मैच्योर। ठीक है, आप हाई स्कूल में कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करें सिलेबस में, या हाई स्कूल के बाद कुछ रखें, या कुछ को करिकुलर कोई ऐसी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करें जहाँ आप ये चीज़ पढ़ा सकें बच्चों को, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट सिंस व्हेन दे आर लाइक 2 to 4 years old। या उनकी फाउंडेशन ही खराब हो रही है। आप उनकी फाउंडेशन खराब कर रहे हो। एग्जैक्टली आप उन बच्चों की फाउंडेशन खराब कर रहे हो। बच्चों के पास ऑप्शन देना का मतलब ही ये है कि आप बच्चों को ग्रूम कर रहे हो। इवन मैंने एक कुछ दिन पहले न्यूज़ चेक की है कि भाई इवन ये
गर्ल्स को भी एज प्रॉब्लम कर रही है इवन इन स्पोर्ट्स की, कई इवन आफ्टर हाई स्कूल एक बंदा है, उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया, तो वो अब स्विमिंग कर रहा है। तो एक तो चेंजिंग रूम में जब सब स्विमर अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं तो उनमें उनको डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग है। Yeah. और ऑब्वियसली अगर आप स्टैट्स देखें तो उस स्विमर का टाइम काफी कम है और वो काफी अच्छा कर रहा है रादर As देन देयर against the काउंटर girls. पार्ट्स। Yeah. सो that is a very good example and ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी जा चुकी है ये चीज़, राइट? कि ऐसा हो चुका है दैट देयर वाज दिस स्विमर जिसने एक हु वाज मेल या and he deliberately there's okay I'll give you a very good example of Canada itself. Canada का जो पावर लिफ्टिंग कंपटीशन होता है, या राइट, जो विमेंस पावर लिफ्टिंग कंपटीशन है, आज के टाइम में वो उसका जो रिकॉर्ड होल्डर है, ही वॉज अ मैन, ही डेलिबरेटली चेंज्ड हिज जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी लेट्स से टू अ फीमेल जस्ट टू बी दैट चैंपियन, जस्ट टू बी दैट चैंपियन। चैंपियन। उसने जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसको बाय अ बिग मार्जिन बीट कर दिया है, ओके, एंड देन आफ्टर दैट ही इज लाइक आई एम डन, आई एम डन। या आई एम बैक टू बीइंग अ मेल अगेन। या सो इवन एंड आप ये चीज देखिए, उस एक जो उसने ब्रेक किया है उस रिकॉर्ड को, उस रिकॉर्ड को दोबारा ब्रेक करने के लिए कब वो कोई ऐसी लड़की या मतलब कब कोई ऐसी वुमन होगी जो मतलब इतनी पावर लिफ्ट कर सके या टू मैच दैट मैन। मेजरमेंट। तो ये जो एक फिजिकल डिफरेंस है, जो ये जो एक फिजिकल एट्रीब्यूट है, ये तो आपका बाय बर्थ आता है। बाय बर्थ। बाय बर्थ यू आर इधर मेल और फीमेल, राइट? तो ये जो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल बॉडी इंड्योरेंस है, स्टेमिना है, दीज थिंग्स आर डिफरेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन ऑन अ वेरी बायोलॉजिकल लेवल, वेरी सिंपल प्लेन। और जैसे आपने बात की कि चेंजिंग रूम में, इट्स नॉट जस्ट इन द चेंजिंग रूम, इट्स ऑल्सो इन द वॉशरूम्स, राइट? अगर कोई मेल फीमेल में चेंज होके आपकी फीमेल वॉशरूम्स यूज कर रहा है, राइट, मेरा तो एक सिंपल सवाल है सबसे कि वुड यू योर सेल्फ बी कंफर्टेबल विद दैट? अगर मैं सिंपल सी बात रखता हूँ, मेरी घर में भी फीमेल्स हैं, राइट? मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, मेरी मदर है। आई वुड नेवर वॉन्ट दैट जिस वॉशरूम को वो यूज कर रहे हैं उसी वॉशरूम को कोई मेल आके यूज करे। आई वुड नेवर वॉन्ट दैट, एंड आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ अस डोंट वॉन्ट दैट, राइट? तो आपको अगर उनको एक्नॉलेज करना है, दैट्स वन थिंग, बट टू ब्रिंग देम इनटू अ करिकुलम एंड टू टीच दैट टू योर चिल्ड्रन, इट्स टोटली अनदर थिंग। और आप जिनके बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप उन्हीं की बात नहीं सुन रहे हो। पेरेंट्स कंसेंट है ही नहीं है। पेरेंट्स कनाडा वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को कि वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू लर्न दिस। हाउ कम गवर्नमेंट इज स्टिल इम्पोजिंग इट ऑन द पीपल? दे क्रिएटिंग द इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। एंड मेरी एक बात वही है कि इवन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सब्सिडाइज कर रही है ऑपरेशन, अगर कोई अपना जेंडर चेंज कर रहा है, इवन लाइक फाइनेंशियली दे आर हेल्पिंग। सो इट्स बिट एग्जैक्टली, लाइक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारे भाई ने चैनल शुरू किया एंड आई एम लविंग द चैनल। लेट्स कीप इट रियल।